महादेव बच्चों, आज के वीडियो में मैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स लूँगा गॉस थ्योरम पर। इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लक्स की मीनिंग क्या है और फ्लक्स निकालने का जो जनरल फार्मूला है फाई इक्वल्स ये ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन है। इस पर बात हो चुकी थी। इसका ही पार्टिकुलर एग्जांपल है गॉस थ्योरम, जिसमें ये फ्लक्स हम निकालते हैं किसी क्लोज्ड फिगर से। और गॉस थ्योरम का डेरिवेशन कूलम्ब्स लॉ के बेस पर जस्ट इसके पहले के वीडियो में मैंने किया था। इस वीडियो में हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम इस अप्रोच का यूज करेंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उसके भीतर बंद नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। और उस फ्लक्स को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना यूज करेंगे कि टोटल फ्लक्स इतना होता है, और बिना किसी और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के देखेंगे कि इस फार्मूले का किसी क्लोज सरफेस के लिए यूज करके हम डिफरेंट केसेस में फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दो कि जब इस फार्मूले का हम यूज करते हैं तो क्यू क्या होता है? क्यू क्लोज फिगर के भीतर इनक्लोज्ड टोटल चार्ज होता है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन लेंगे उसमें स्पेशली हम इस बात पर ध्यान देंगे। इस वीडियो में ओनली उन्हीं प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे कि इस फार्मूले के यूज करके कैसे हम किसी पार्टिकुलर बॉडी से फ्लक्स निकालेंगे और उसके किसी एक हिस्से से फ्लक्स निकालेंगे। तो किसी क्लोज फिगर के एक पार्ट से इस फार्मूले का इस फार्मूले का यूज करके फ्लक्स निकालने का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि अगर चार्ज की पोजीशन, थोड़ा ध्यान से सुनना, चार्ज की पोजीशन फिगर के हर हिस्से से सिमेट्रिकल है तो जो फ्लक्स होता है वो फिगर के एरिया के प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। एक इजी लैंग्वेज में, अगर मान लो कोई कमरा है और कमरे के सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया है, तो इस चार्ज की पोजीशन सारी दीवारों से और छत से इक्वल है, सेम है अगर कमरा क्यूबिकल है। उस केस में जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और उसके किसी एक दीवार से जो फ्लक्स पास आउट होगा तो एक दीवार पूरे कमरे के सरफेस एरिया का 1/6 पार्ट है, तो वहां से जो फ्लक्स जाएगा वो टोटल चार्ज मीन्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 6 पार्ट मीन्स इतना फ्लक्स पास आउट होगा। यही एग्जाम्पल मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आज जो भी क्वेश्चन लूंगा उनमें यही लॉजिक रहेगी। लॉजिक क्या है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर चार्ज की पोजीशन क्लोज फिगर में ऐसी है कि वो चार्ज क्लोज फिगर के हर सरफेस से सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो उस फिगर के एरिया के प्रोपोर्शन में पास आउट होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए चलो मैं कुछ छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ और हम देखेंगे कि हम कर पाते हैं कि नहीं। तो मान लो पहला क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूँ, अभी इसको मत देखो बेटा, अभी इसको देखो। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि ये सेमी स्फेयर है। ये क्या है? सेमी स्फेयर है। हॉलो हो या सॉलिड हो, चलो ये हॉलो है, सेमी स्फेयर है, और ये हाइपोथेटिकल है, हमने पेन से बनाया है, ये किसी मटेरियल का नहीं बना है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा? तो मैंने पीछे बताया था कि अगर कोई क्लोज फिगर है, तो उसकी वजह से बाहर का चार्ज से जो फ्लक्स पास आउट होगा उसकी नेट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये कोई क्लोज फिगर है और यहाँ कोई चार्ज है, इसकी वजह से इस क्लोज फिगर से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा? तो इसका आंसर है 0 होगा। फ्लक्स 0 नहीं होगा, यहाँ से फ्लक्स गुजरेगा तो उतना फ्लक्स यहाँ से उल्टा गुजर जाएगा और टोटल फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो किसी क्लोज फिगर से
आउटर चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स पास आउट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि हेमिस्फेयर है और एक चार्ज Q इसके बाहर लोकेटेड है, तो मैं कहूँ कि इस पूरे हेमिस्फेयर से ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो आपका जवाब होगा कि 0 टोटल फ्लक्स पास आउट होगा। चलो मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि यही हेमिस्फेयर है, सी यही हेमिस्फेयर है, चार्ज भीतर है, चार्ज कहीं यहाँ है। अब मैं कहूँ कि इस चार्ज की वजह से इस पूरे हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो आप बोलोगे कि हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q अपन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये चार्ज कंप्लीटली इस फिगर के इनसाइड है। चलो मैं तीसरा प्रॉब्लम ले रहा हूं। यही हेमिस्फेयर है, यही हेमिस्फेयर है, लेकिन चार्ज इसके सेंटर पर है और जस्ट सेंटर पर है, न भीतर न बाहर है, इससे सेंटर पर है। तो अब इस पूरे हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा? अब यहां थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चार्ज अगर बाहर होता तो टोटल फ्लक्स 0 होता सॉरी, चार्ज अगर भीतर होता तो टोटल फ्लक्स Q अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाता। चार्ज न बाहर न भीतर है, जस्ट इसके सरफेस पर है और वो भी इसके सेंटर पर है। तब मैं पूछ रहा हूं कि इस पूरे हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। यहां पर अब आकर उस स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है जो हमने दिया कि अगर चार्ज की पोजीशन किसी क्लोज फिगर से सिमेट्रिकल है तो फ्लक्स उस क्लोज फिगर के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाता है। तो हम एक काम करें कि हम इस हेमिस्फेयर को कंप्लीट कर दें, इस हेमिस्फेयर को कंप्लीट कर दें। तो अब ये हम कहने की बिल्कुल सही पोजीशन में हैं कि इस पूरे हेमिस्फेयर से जो टोटल फ्लक्स पास आउट होगा वो हो जाएगा Q अपन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो प्रश्न है कि इस फिगर से जो कंटिन्यूअस है, इस फिगर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा? तो ये फिगर इस हेमिस्फेयर के हाफ एरिया को बता रहा है, हाफ सरफेस एरिया को बता रहा है, और चार्ज की पोजीशन इस सरफेस से या इस सरफेस से सिमेट्रिकल है। जितना ये सरफेस ऊपर है उतना ये सरफेस नीचे है। इस कंडीशन में और ओनली इसी कंडीशन में जो यहाँ फ्लक्स होगा, चूंकि ये सरफेस इस पूरे सरफेस का, पूरे स्फेयर का ये हाफ सरफेस है, इस फ्लक्स भी एरिया के रेशियो में यानी कि आधा ही पास आउट होगा। मीन्स अब फ्लक्स जो पास आउट होगा Q अपन 2 एप्सिलॉन नॉट पास आउट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज की पोजीशन इस पूरे हेमिस्फेयर के दोनों सरफेसेस से क्या है, सिमेट्रिकल है। जितना दूर पर यह सरफेस है उतना दूर पर यह सरफेस है। तो यह आंसर होगा Q अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात शायद समझ में आ रही है। देखो बेटा, इसी से रिलेटेड 2022 में जे एडवांस का एक क्वेश्चन था और मैं उसे यहाँ लिख रहा हूँ। ये एक हेमिस्फेयर है और ये कोन है, ये कोन है। जहां दोनों का सेंटर है वहां पर एक चार्ज है। इस कोन की हाइट है, इस कोन की हाइट है h और इस रेडियस r। कोन के भी बेस की रेडियस r है और इस हेमिस्फेयर के भी बेस की रेडियस r है। ज्योमेट्री ऐसी है। उन्होंने पूछा था इस कोन से, मीन्स ए बी सी फिगर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां भी सिमेट्री वाली बात को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अभी लॉजिक मैंने दिया था कि इस हेमिस्फेयर को हटा दो और इमेजिन करो कि हमने यहां पर इस स्फेयर को कंप्लीट किया, एक स्फेयर को कंप्लीट कर दिया जैसे पीछे मैंने किया था। तो जब इस स्फेयर को कंप्लीट कर देंगे तो ये जो हेमिस्फेयर है, ये जो हेमिस्फेयर है, ये पूरे स्फेयर के सरफेस एरिया का आधा हिस्सा है। इस पूरे हाइपोथेटिकल स्फेयर से जो टोटल फ्लक्स पास आउट होगा वो Q अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि क्लोज फिगर है। और हेमिस्फेयर इस पूरे हाइपोथेटिकल
स्फेयर का हाफ पार्ट है, तो सिर्फ हेमिस्फेयर से ऐसे जो फ्लक्स पास आउट होगा वो हो जाएगा क्यू अपन टू एप्सिलॉन नॉट। अब जरा बात को ध्यान से सुनो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अगेन ये जो पूरा फिगर है जो मैं इसे दिखा रहा हूं, ये जो पूरा फिगर है ये क्लोज फिगर है, इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स आपने कहा गॉस थ्योरम के हिसाब से इतना होता है। अभी लॉजिकली हमने निकाला कि इतने से जो फ्लक्स पास आउट हुआ वो इतना हुआ, यानी कि हेमिस्फेयर से जो फ्लक्स पास आउट हुआ वो इतना हुआ। तो नेचुरली इस हिस्से से जो रिमेनिंग फ्लक्स होगा उसे मैं क्या करूंगा कि टोटल फ्लक्स से हेमिस्फेयर के फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाएगा और ये आंसर चला आएगा क्यू अपन टू एप्सिलॉन नॉट। मीन्स इस पोर्शन से जो सिलिंड्रिकल है जो फ्लक्स पास आउट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू अपन टू एप्सिलॉन नॉट। तो तुमने क्या देखा कि 3 क्वेश्चन हमने लिए, तीनों में हमने किसी फार्मूले का यूज नहीं किया, बस इस बात का यूज किया कि टोटल क्लोज फिगर से चाहे उसकी डायमेंशन कैसे भी हो, टोटल फ्लक्स गुजरता है इतना, और किसी एरिया से किसी हिस्से से फ्लक्स निकालना है तो थोड़ी शर्त टेढ़ी हो जाएगी। शर्त ये हो जाएगी कि तब चार्ज की सिमेट्रिकल पोजीशन दिखी जाएगी। अगर चार्ज की पोजीशन पूरे सरफेस से सिमेट्रिकल है तो फ्लक्स एरिया के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर चार्ज यहाँ कहीं होता है और कोई पूछता कैसे कितना फ्लक्स जाएगा तो निकलना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन उस कंडीशन में सिमेट्री का रोल निभा करके हम बात कर लेते। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन कई बुक्स में है और इसी सिमेट्री का ही विस्तार है। क्वेश्चन ये है कि ये एक स्क्वायर है, सपोज करो ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड ए है, ये भी ए हो जाएगा। इसके सेंटर से, इस सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर, मान लो ये डिस्टेंस है a/2, कोई चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस है OA, OA डिस्टेंस है q/2। तो यहाँ चार्ज क्यू है, इस क्यू चार्ज की वजह से इस पूरे स्क्वायर से जो 2 डायमेंशनल फिगर है कितना फ्लक्स पास आउट होगा। देखो, अगर हम इस फार्मूला का यूज करें E.dA, इंटीग्रेशन का यूज करें इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए, तो मुश्किल क्या आएगी कि इस चार्ज की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे और यहाँ जो सरफेस एरिया होगा वो भी डिफरेंट होगा। फिर सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है ये बताना मुश्किल होगा। तो इसको ऐसे इंटीग्रेट करना लगभग जो गिवन डेटा है के बेस पर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर यहाँ हम गॉस थ्योरम और सिमेट्रिकल पोजीशन चार्ज की वाले अप्रोच का यूज करेंगे। देखो, यही है, कुछ ऐसा ही था कि एक स्क्वायर है, इसी साइड सेम है, ये ए है, ये ए है, ये है, ये है, यहाँ पर चार्ज है जो a/2 दूरी पर है। जैसे मैं फिर से बना दूं कि यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ चार्ज हमने क्यों रखा था, ये डिस्टेंस थे a/2 और ये था a और हमने कहा कि E.dA वाले अप्रोच से इतना कम डेटा है कि फ्लक्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेज में हम करते क्या हैं, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, इन इमेजिनेशन यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ एक ऐसा ही आइडेंटिकल स्क्वायर रखेंगे और ऊपर से ऐसे ही आइडेंटिकल स्क्वायर से इसको ढक देंगे, तो जो पूरी ज्योमेट्री हो जाएगी एक क्यूब हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। मीन्स अगर मैं डायग्राम बनाऊं, एक सेकंड के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो, यही स्क्वायर था,
थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन यही स्क्वायर था और ये साइड थी ए, ये ए, इससे सेंटर से a/2 दूरी पर ये डिस्टेंस थी a/2। यहाँ चार्ज क्यू था और इसकी वजह से इस स्क्वायर से हमें फ्लक्स निकालना था। हमने क्या किया कि ऐसा ही आइडेंटिकल स्क्वायर यहाँ ले लिया, हाइपोथेटिकल, ऐसा यहाँ ले लिया, ऐसा पीछे ले लिया, ऐसा सामने ले लिया, ऐसा ऊपर ले लिया। तो पूरा फिगर एक क्यूब हो गया जिसकी साइड ए के बराबर हो गई, जिसकी साइड ए के बराबर हो गई और इस चार्ज की पोजीशन इस स्क्वायर के सेंटर पर हो गई। अब इस चार्ज की जो पोजीशन है स्क्वायर के हर फेस से सिमेट्रिकल है और इक्वल है। कितनी है? a/2 है, a/2 है, a/2 है, सभी की दूरी यहाँ से a/2 है। यानी कि कमरा एक क्यूबिकल है जिसके भीतर हमने सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है। तो सेंटर से हर दीवार और फ्लोर की दूरी क्या हो गई? हाफ हो गई, जितनी कमरे की दीवार की लंबाई है। यहाँ भी वही बात हो गई। तो इस केस में इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो हो जाएगा Q/ε0। अब ये जो स्क्वायर है, इस पूरे क्यूब के सरफेस एरिया का 6वां भाग है। तो अब यहाँ से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो सीधे हो जाएगा Q/6ε0। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा Q/6ε0। तो फिर वही कहानी में दोहरा रहा हूँ कि कैसे हम चार्ज की पोजीशन अगर हमें सिमेट्रिकल मिल रही है तो कैसे हम फ्लक्स निकालेंगे। अब इसी अप्रोच का एक्सटेंशन करते हुए मैं थोड़े कुछ और टेढ़े क्वेश्चन ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। यहाँ भी एक हमने क्यूब बनाया है और क्यूब की नेमिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना, ABCDEFGH, ये क्यूब है। अब देखो ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं जिसमें चार्ज की एक खास लोकेशन देता है और फला एरिया से पर्टिकुलर एरिया से फ्लक्स पूछता है। तो चलो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि चार्ज यहाँ पर है, जो EF साइड है उसके ठीक मिड पॉइंट पर चार्ज है और हमें बताना है कि इस चार्ज की वजह से इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, ये चार्ज की पोजीशन हर फेस से या इस फिगर से सिमेट्रिकल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, और जरा देखो ये सिर्फ मैं इमेजिनेशन में बता सकता हूँ, ऐसे फिगर बनाना मुश्किल है। यहाँ पर हमने एक क्यूब और ऐसे बना दिया, जैसे ये क्यूब है एक साइड में क्यूब और बना दिया, 2 क्यूब हो गए। अब एक क्यूब इसके ऊपर ऐसा बना दिया और एक क्यूब जो यहाँ वाला था उसके ऊपर बना दिया। कुछ ऐसा किया बेटा। देखो ये क्यूब था और चार्ज यहाँ है, ये क्यूब था, समझो कि चार्ज यहाँ पर है। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, चलो एक ही बात है, मैं इसको यहाँ रख दे रहा हूँ, चलो बात वही होगी। तो क्यूब ये ऐसा है और चार्ज यहाँ है। हमने क्या किया कि एक क्यूब और बना दिया ऐसा ही, ऐसा ही, लेकिन इस चार्ज, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, क्यूब यहाँ है, सॉरी चार्ज यहाँ है, तो बात वो नहीं बनी। देखो थोड़ा बताना मुश्किल हो जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसा है, ये क्यूब यहाँ था, हमने क्या किया कि एक क्यूब यहाँ बाहर बना दिया, 2 क्यूब हो गए, एक क्यूब इसके ऊपर बना दिया और एक क्यूब बने क्यूब के ऊपर बना दिया, तो 4 क्यूब हो गए, चार्ज यहाँ हो गया। अब इस बड़े क्यूब के सेंटर पर समझो कि चार्ज हो गया, यहाँ पर चार्ज हो गया। इस पूरे बड़े क्यूब से जो फ्लक्स गुजरेगा वो गुजरेगा Q/ε0। ये वाला क्यूब जो गिवन क्यूब है, ये वाला क्यूब ABCDEFGH, इस पूरे बड़े क्यूब के सरफेस एरिया का 1/4 है। तो यहाँ से इससे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा Q/4ε0। मैं फिर से बता दूं, थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, ध्यान दो। हमने क्या किया कि ऐसा क्यूब आगे बढ़ा दिया, तो 2 क्यूब हो गए, एक क्यूब इसके ऊपर बना दिया और एक क्यूब उस क्यूब के ऊपर बना दिया, ये चार्ज ढक गया। लेकिन जब चार्ज ढक गया तो एक नया हाइपोथेटिकल क्यूब बन गया जिसकी जो साइड हो गई इसकी जस्ट डबल हो गई, कुछ ऐसे हो गए, चार्ज यहाँ पर हो गया। अब इस बड़े क्यूब से जो टोटल फ्लक्स गुजरा वो था Q/4ε0। ये जो क्यूब है उस बड़े क्यूब का 1/4 पार्ट है, तो यहाँ जो फ्लक्स गुजरेगा
क्यू अपॉन 4/0 हो गया। अगर मैं पूछूं इसी कंडीशन में कि इस क्यूब के जो रिमेनिंग फेसेज हैं, जैसे ए बी ई एफ, ए बी सी डी एच जी और ई एच जी एफ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तब हम क्या कहेंगे। तो देखो, चार्ज की जो लोकेशन यहाँ थी उसके हिसाब से इस क्यूब से जो टोटल फ्लक्स गुजरा वो क्यू अपॉन 4/0 हो गया। अब हमारी इच्छा है कि बाकी फेसेस से अलग अलग कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो जरा देखो, ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी ई एफ फेस पर होगी, ए बी ई एफ फेस पर होगी, ए ई एफ बी फेस पर होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलॉन्ग होगी, ऐसे होगी, यूं होगी, और उसके एरिया वेक्टर सरफेस नॉर्मल और आउटवर्ड होगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस चार्ज की वजह से फेस ए बी एफ ई का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी लॉजिक से ई एच जी एफ का भी एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो दो फेसेज ए बी एफ ई और ई एच जी एच का फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब 6 फेसेज हैं, 4 बचे। तो कहेंगे कि 4 फेसेस से इतना फ्लक्स गुजरा, तो रिमेनिंग जो कोई एक फेस होगा उससे इसका 1/4 फ्लक्स पास आउट होगा, मीन्स क्यू अपॉन 16/0 फ्लक्स पास आउट होगा। इसको हम ऐसे भी याद रख लेते हैं कि याद रखो, ये चार्ज जिस फेस को टच करेगा, जिस फेस की बाउंड्री पर रहेगा, ये चार्ज ए बी ई एफ फेस की बाउंड्री पर है, ये चार्ज ई एफ जी एच फेस की बाउंड्री पर है। तो इस चार्ज की वजह से इन दो फेसेस का फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि वहाँ हर केस में ई और डी ए के बीच में, ई या ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो रिमेनिंग फेसेज में उनके एरिया में डिवाइड होगा। तो रिमेनिंग 4 फेसेज बनते हैं, इनके एरिया पूरे, उनका जो एरिया है पूरे क्यूब के एरिया का 1/4 पार्ट है। तो टोटल फ्लक्स हो गया इतना, तो उसके एक फेस से 1/4 इतना फ्लक्स, यानी कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो ये हो गया। अब चलो वैसे ही हम इसी को आगे बढ़ाएं और यूं सोचें कि अगर ये चार्ज यहाँ नहीं होता, चार्ज किसी एक एज पर होता, ऐसे होता, एक दीवार पर होता, तब क्या होता। तो बड़ा सिंपल था, इसको ढकने के लिए कुछ नया नहीं करना था। देखो अलग से जरा देखो, मैं थोड़ा अलग से फिगर बनाऊं। चार्ज यहाँ है, या समझो तुम्हारे लिए चार्ज यहाँ है, चार्ज कहीं यहाँ भी है, चार्ज यहाँ है। इस चार्ज को क्लोज करना है तो कुछ नहीं करना है। एक मिनट जरा क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन वही है ना। एक काम करते हैं, थोड़ी बात ठीक नहीं बन रही है, ये लॉजिक नहीं काम के बेटा। चार्ज चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं हो, अगर वो एक एज पर है तब तो वही लॉजिक हुआ। अब मैं थोड़ा वही देख रहा था कि तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चार्ज यहाँ है, चार्ज एक फेस के मिड पॉइंट पर है। थोड़ा ध्यान दो, मैं पीछे हल्का सा कंफ्यूज था। मैंने चार्ज की पोजीशन को किसी एक एज मिड पॉइंट पर लिया था, तो लॉजिक था वही जो Q/4 वाला। यहाँ से तो भी वही लॉजिक होती, तो मैं बात को रिपीट कर रहा था। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अब नई पोजीशन ये है कि चार्ज जो है किसी एक फेस के सेंटर पर है। तो फिर क्या करेंगे कि ऐसा क्यू बना देंगे और ये चार्ज ढक जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा कि चार्ज यहाँ था, एक और क्यूब बनाया, ये चार्ज कंप्लीटली क्लोज हो गया। तो इस पूरे बड़े क्यूब से टोटल जो फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा Q/0। ये जो एरिया है इस बड़े क्यूब के एरिया का हाफ है, तो इस पूरे क्यूब से इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो Q/2 हो जाएगा। अब आओ, अगर कोई पूछे कि ये हो गया,
अब हम इसे मिटाते हैं और फिर हम देखते हैं कि नई कंडीशन क्या हो सकती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इनको ध्यान दो कि कभी कभी पूछते हैं कि चार्ज एक कार्नर पर है, चार्ज क्यूब के कार्नर पर है और इस चार्ज की वजह से इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो देखो इस केस में क्या है कि फिर वही लॉजिक देंगे कि इस चार्ज को किसी बड़े फिगर से बंद करो। तो इस केस में मेरे लिए बनाना मुश्किल है, लेकिन जब कल्पना में सोचना कि अब क्या करो, ऐसे 7 क्यूब और बनाओ जिसकी एक साइड ये हो गई, इतनी साइड लेकर एक क्यूब बना दिया, जितना ये है उतनी साइड लेकर एक क्यूब बना दिया, जितना ये इसको आगे बढ़ाकर एक क्यूब बना दिया, पीछे बना दिया। तो ऐसे 8 क्यूब बनेंगे, ऐसे 8 क्यूब बनेंगे जिसकी साइड अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो जिसकी साइड 2a हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फिगर बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करो तो ये कुछ ज़रा भी कठिन बात नहीं है। मैंने क्या कहा मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ। चार्ज की पोजीशन ये है, आप कर सकते हो कि इतना ही बड़ा साइड इधर लेकर एक ऐसे क्यूब बना दिया, इसको थोड़ा पीछे बनाकर एक दूसरा क्यूब बना दिया, इसके ऊपर क्यूब बना दिया, तो ऐसे 8 क्यूब बनेंगे और ये चार्ज उस बड़े क्यूब के जिसकी साइड 2a है के सेंटर पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अपने लिमिटेशन को जानते हुए कि मैं फिगर नहीं बना सकता और आपकी क्षमता को जानते हुए कि आप इमेजिन कर सकते हो, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो हमने ये कहा कि उस केस में ये जो चार्ज है एक बड़े क्यूब के सेंटर पर हो जाएगा जिसकी साइड 2a है। अगर इसी साइड को हम a मानते हैं तो उसकी साइड हो गई 2a। उस पूरे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम देखेंगे कि इस पूरे फेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो ध्यान दो कि देखें कि इस फिगर से फ्लक्स किसके सरफेस से जाएगा, तो इसका जवाब होगा कि फ्लक्स ए बी ई एफ से नहीं जाएगा, क्योंकि ये चार्ज इस फेस को टच कर रहा है, ये चार्ज बी सी डी ए को टच कर रहा है और ये चार्ज ए ई एच डी को टच कर रहा है। इस चार्ज के विसिनिटी में, इस चार्ज के कंटेक्ट में 3 फेसेज हैं, ए बी सी डी, ए डी सॉरी ए बी सी डी, ए ई एफ बी और तीसरा हो जा रहा है ए ई एच डी। ये 3 फेसेस से फ्लक्स नहीं पास आउट होगा इस चार्ज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इस चार्ज की वजह से जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं, ये और ये, एक बार फिर से मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी, ए ई एच डी और ए बी एफ ई से इस चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, क्योंकि तीनों फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो बाकी 3 ही फेसेस बचे। ठीक है, बाकी 3 फेस बचे। देखिए कि इन 3 फेस का एरिया कितना होगा। तो अगर इसकी साइड को हमने ए माना तो जो रिमेनिंग फेसेज हैं उनका एरिया हो जाएगा 3a²। ओके, अब जो हाइपोथेटिकल बड़ा फिगर बना है उसकी साइड कितनी है, 2a है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा 6 × 4a² हो जाएगा टोटल एरिया। अरे एक साइड 2a है तो एक साइड की स्क्वायर हो जाएगा 4a², तो एक सरफेस एरिया होगा 4²। ऐसे 6 साइड्स 6 फेसेज हैं, तो बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया इतना 24a²। तो 24a² से फ्लक्स गुजरेगा Q/ε0। तो जो यहाँ एरिया बच जा रहा है हार्डली 3a² बच जा रहा है। तो देखें कि 3a² से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो लॉजिक होगा कि 24² से Q/ε फ्लक्स गुजरेगा। तो यूनिट एरिया से Q/24a² एप्सिलॉन फ्लक्स गुजरेगा। तो 3a² एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो सीधे हो जाएगा Q/24a²।
24a² एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 स्क्वायर मीन्स q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ पे चार्ज है, इसकी वजह से इस पूरे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स गुजरा q अपन 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। मैं लॉजिक की बात को फिर रिपीट कर दूं कि देखो, अगर चार्ज किसी फिगर के ऐसी जगह पर है कि उसकी पोजीशन हर सरफेस से सिमेट्रिकल है, तो फ्लक्स एरिया के रेशियो में बढ़ जाता है। हमने क्या किया कि हमें कहा कि चार्ज जस्ट इसके इस कोने ए पर है, इस क्यूब के, तो इस चार्ज की वजह से इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हमने बोला हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, हम एक नया क्यूब बनाएंगे, नया क्यूब की इमेजिन करेंगे जिसकी साइड इस साइड के डबल हो, और जस्ट इसको पीछे बढ़ा के इसको आगे बढ़ाकर उस क्यूब को क्रिएट किया गया हो। मीन्स ऐसे 7 क्यूब इसके विसिनिटी में आगे पीछे ऊपर से रख दिए गए, तो ये जो चार्ज हो गया वो उस बड़े क्यूब के सेंटर पर हो गया, उस बड़े क्यूब की साइड हो गई 2a। उस पूरे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा q अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखिए कि उस बड़े क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, तो उस बड़े क्यूब के एक साइड 2a है, तो उसके एक फेस का एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर, 6 फेसेज होते हैं तो 24 स्क्वायर। ओके, हमें इस चार्ज की वजह से इस क्यूब से फ्लक्स निकालना था। हमने कहा कि इसे जो 3 फेसेज हैं ए बी ई एफ, ए बी सी डी और ए ई एच डी से 3 फेसेस से इस चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, क्योंकि तीनों के लिए ई और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो रिमेनिंग 3 ही फेसेस बचे। 3 फेसेस का जो सरफेस एरिया हो गया वो 3a स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी रियल जो साइड थे वो ए हमने माना था, तो ए स्क्वायर एक फेस का एरिया हो गया, तो 3 फेसेज हैं जिससे फ्लक्स गुजर सकता है, तो उनका एरिया हो गया 3a स्क्वायर। फिर लॉजिक दिया कि बड़े क्यूब से जिसका टोटल सरफेस एरिया है 24 स्क्वायर से इतना फ्लक्स गुजरा है, तो छोटे क्यूब जिससे फ्लक्स गुजर सकता है जिसका एरिया है 3a स्क्वायर, उससे फ्लक्स कितना गुजरा है q अपन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर मैं पूछूं कि जो 3 फेस से जिनसे फ्लक्स गुजर सकता है उनमें किसी एक फेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फिर इसको 1/3 हो जाएगा, मीन्स 24 हो जाएगा। तो वहाँ जो किसी एक फेस से जो रिमेनिंग है जो फ्लक्स गुजरेगा q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट गुजरेगा। ओके, मीन्स ए बी ई ए बी एफ ए बी सी डी और ए ई एच डी के अलावा जो 3 फेसेज हैं उनमें से किसी एक फेस से इतना फ्लक्स गुजरेगा। ओके बेटा, अब आओ आखिरी बात कि अगर हम ये माने कि जो चार्ज है ये जस्ट इनसाइड है, ये चार्ज कोने पर बाहर नहीं रखा है, कोने पर नहीं रखा है, कोने पर जस्ट भीतर रख दिया गया है, जस्ट आउटर नहीं, जस्ट जरा सा भीतर रख दिया गया है, तब क्या होगा। तब तो बड़ा सिंपल है कि टोटल फ्लक्स तो हो जाएगा, कोई नहीं, कोई वही बता देगा q अपन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये चार्ज जस्ट इनसाइड है, यहाँ है, तो पूरे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स होगा वो हो जाएगा q अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ भी वही लॉजिक होगी कि जो 3 फेसेज जिसकी विसिनिटी में है ए बी ई ए बी एफ ई और ए ई एच डी और ए बी सी डी, फिर से देखो ये चार्ज आउटसाइड कोने पर तो है लेकिन आउटसाइड नहीं है, जस्ट इनसाइड है, कोने पर ऊपर नहीं है, जरा सा भीतर है लेकिन कोने पर ही है, लेकिन थोड़ा सा भीतर है। तो देखो ए बी सी डी, ए बी एफ ई और ए ई एच डी, इन 3 फेसेस से इस चार्ज का फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि 3 फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। देखो कैसे परपेंडिकुलर समझो, अगर ये चार्ज है इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो ऐसे हो जाएगी, एरिया वेक्टर सरफेस से नॉर्मल और आउटवर्ड होता यूँ हो जाता है, ये एंगल कितना 90 डिग्री है। तो इस चार्ज की वजह से ई की डायरेक्शन हो गई, एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो गई, ई डॉट डी ए करेंगे फ्लक्स 0 होगा। इसी लॉजिक को हमने 3 फेसेस के लिए बताया है, इसी को कह दिया कि देखो कि चार्ज जिन एजेस को टच करेगा उन फेसेस का फ्लक्स 0 होगा, लेकिन लॉजिक यही है। तो कितने फेस बच गए, 3 फेस बच गए, तो पूरे 3 फेसेस से इतना फ्लक्स गुजरेगा। तो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, चूंकि तीनों फेसेस की पोजीशन यहाँ से सिमेट्रिकल है, तो किसी एक फेस से
इसका 1/3 यानी कि Q/3 फ्लक्स गुजर जाएगा। तो कुल मिलाकर ABCD और AEHD से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। रिमेनिंग से जो फ्लक्स गुजरेगा वो इतना होगा, और उनमें से किसी एक से जो फ्लक्स गुजरेगा उसका 1/3 होगा, क्योंकि चार्ज की पोजीशन रिमेनिंग फेसेस से क्या है, सिमेट्रिकल है। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में एक ही बात कई तरह से कही गई है, और बात का ये जिस्ट यही है कि अगर गॉस थ्योरम का यूज करते हैं क्लोज फिगर के लिए तो टोटल फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए हम तभी निकाल पाएंगे बिना सफिशिएंट डेटा के, अगर हम चार्ज की पोजीशन को सिमेट्रिकल देख सकें, या वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे जहां चार्ज की पोजीशन फेसेस से या पूरे सरफेस से या उस फिगर से सिमेट्रिकल है, उसे दीवारों से जो भी उसकी बाउंड्री है या जो उसकी बनावट है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लक्स एरिया के प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा कई आते हैं। हमने एक जे एडवांस का क्वेश्चन लिया। अगले वीडियो में हम फिर गॉस थ्योरम और फ्लक्स के कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन तब हम कुछ ऐसे रिजल्ट लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड आउट करेंगे, और उसके बेस पर फिर हम और बात आगे करेंगे। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो मुझे बनाना है, और क्वेश्चन ये है कि ये क्यूब है, सॉरी ये कोन है, और कोन के सेंटर पर यहाँ चार्ज रखा है। तो इस चार्ज की वजह से इस पूरे कोन से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, इसके लिए फिर हमें सिमेट्री का रोल निभाना होगा। लेकिन वहाँ सिमेट्री क्या होगी उसकी डिटेलिंग हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो में सिर्फ इसी एक प्रॉब्लम पर हमारा सारा वीडियो होगा। तब तक ले बेटा महादेव।